नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंगों में कल पिछली वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली, ठीक है, और कोशिका भित्ति, इन दोनों की चर्चा पिछली वीडियो में कर ली थी। ठीक है, उसको एक बार देख लें। अब आज जो अगला टॉपिक है वो है कोशिका के और जो अंग है उनकी चर्चा आज हम करेंगे, यानी कोशिका को लेकर ये अपना चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो देखो जरा, कल हमने देख लिया था सब कुछ। आज जो दूसरा अंग है वो है क्या? जीव द्रव्य। वो है क्या? जीव द्रव्य। ठीक, तो ये जीव द्रव्य अगला कोशिका का क्या है? अंग है, दूसरा अंग है। अब देखो, ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य क्या है? कल हमने देखा कि कोशिका का आकार कुछ भी हो सकता है, गोलाकार हो सकती है, वेलनाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। तो अपन ने एक कोशिका ले ली, फर्ज कर लो, ठीक है। और इस कोशिका के अंदर एक क्या होता है, जिसके एक क्या कार्बनिक और एक अकार्बनिक दोनों से मिलकर एक पदार्थ होता है जो रंगहीन होता है, तरल होता है, अर्धपारगम्य होता है। उस द्रव्य को कहा जाता है क्या? जीव द्रव्य। तो ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य ही है जिसकी वजह से कोई भी कोशिका जिंदा रहती है और कोशिका के अन्य सभी अंगों का क्या होता है? निर्माण होता है। और किसी जीव द्रव्य के अंदर जीवन की सारी जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं किसी जीव द्रव्य के अंदर क्या होती हैं? संपादित होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो जीव द्रव्य है, किसी भी कोशिका के अंदर पूरा जो तरल जो पदार्थ भरा होता है, जो रंगहीन लसलसा चिपचिपा जो पदार्थ भरा होता है, उसी पदार्थ को कहा जाता है क्या? जीव द्रव्य। अब ये जो जीव द्रव्य है, हालांकि हमें ये पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक विकसित कोशिका के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो विकसित कोशिका के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब ये कि हम जब विकसित कोशिका पढ़ रहे हैं तो फिर इसके अंदर कोशिका के अंग होंगे। तो ये जो है, इसमें जब कोशिका के अंग होंगे, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? ये केंद्रक भी होगा। इसके अंदर क्या होगा? ये केंद्रक होगा। ठीक है, तो देखो, ये केंद्रक भी इसके अंदर होता है, केंद्रक इसके अंदर होता है। और ये केंद्रक के बाहर ये क्या होता है? एक केंद्रक कला होती है। ये क्या होती है? केंद्रक कला होती है। तो देखो, ये है केंद्रक कला। ठीक, जैसे ये बाहर क्या है? कोशिका के अन्य अंगों की आकार प्रदान करने के लिए, अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस तरीके से ये कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली होती है, वैसे ही केंद्रक के अंदर जो भी हम देखेंगे, जो क्रोमेटिड्स इसके अंदर होंगे, जो गुणसूत्र इसके अंदर होंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, उसकी रक्षा करने के लिए भी चारों तरफ से एक वॉल होती है। उसे कहा जाता है क्या? केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य यहां से लेके, अगर हम ये देखें कि ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य यहां से लेके यहां तक, मतलब कोशिका भित्ति अगर पादप की बात करें और अगर जंतु की बात करें तो कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक कला के बीच, इसको नाम दिया जाता है क्या? कोशाद्रव्य। इसको नाम क्या दिया जाता है? कोशाद्रव्य। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है? कोशाद्रव्य। और जो केंद्रक कला से लेके न्यूक्लियोलस तक रहती है, इसको कहा जाता है क्या? जीव द्रव्य के किस हिस्से को कहा जाता है क्या? केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कोशाद्रव्य और केंद्रक द्रव्य है, ये दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है क्या? जीव द्रव्य। इसका मतलब जीव द्रव्य ही है जिसको कोशाद्रव्य कह रहे हैं, और जीव द्रव्य ही है जिसको क्या कह रहे हैं? केंद्रक द्रव्य कह रहे हैं। मतलब कोशाद्रव्य कोशिका भित्ति से लेकर केंद्रक कला के बीच ये चारों तरफ बिखरा हुआ जो पदार्थ है वो कहलाता है कोशाद्रव्य, लेकिन है ये जीव द्रव्य ही। और अंदर जो इधर है, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। तो ये भी जीव द्रव्य ही है, लेकिन ये केंद्रक के पास है, इसीलिए इसको केंद्रक कला के अंदर है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? केंद्रक द्रव्य। ठीक, तो अब देखो आगे, ये जो कोशाद्रव्य है या केंद्रक द्रव्य है, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है क्या? जीव द्रव्य। अब ये जो जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य में कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। इस जीव द्रव्य में क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, और इस जीव द्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं।
दोनों तरीके के इसमें क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं इसमें और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अगर इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की तरफ देखें तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन इसमें हमें देखने को मिलता है, दूसरा इसमें वसा देखने को मिलती है, तीसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होता है देखने को मिलता है। तो अगर ये पूछे तो देखो इसका मतलब ये कि कोशाद्रव्य और केंद्रक द्रव्य, सिर्फ कोशाद्रव्य की बात नहीं हो रही है, दोनों की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों चीजें अपने आप में क्या है, जीव द्रव्य ही है। तो जीव द्रव्य में प्रोटीन है, जीव द्रव्य में वसा है, जीव द्रव्य में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। वहीं पर अगर हम जीव द्रव्य में अकार्बनिक पदार्थों की अगर बात करें कि अकार्बनिक पदार्थ कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें जल पाया जाता है, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों के अंदर, ठीक है, और इसमें खनिज पाए जाते हैं, खनिज, और इसमें क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। और इस पूरे जीव द्रव्य का लगभग कितना 70 से लेके 80% जो हिस्सा है वो 80%, 70 से 80% हिस्सा किसका होता है, जल का होता है। किसका होता है, जल का होता है। ठीक, अब देखो जरा ये जो आगे ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ और ये क्या, खनिज लवण। तो देखो ये वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का जो घोल है, इन कार्बनिक पदार्थों का जो, क्योंकि ये मिले रहेंगे इसमें, किसमें, कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में या हम कहें कि जीव द्रव्य में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और जो क्या अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं इनके जो अणु ये किस रूप में पाए जाते हैं, अणुओं के रूप में, या फिर हम कहें कि कायन के रूप में, आयनों के रूप में पाए जाते हैं। और इन दोनों का जो घोल होता है, इन दोनों को मिलके जो घोल बनता है, ठीक है, उसको क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय घोल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय घोल। ठीक, और ये जो प्रोटीन है, इसका जो घोल होता है इसको कहा जाता है क्या, कोलाइडी घोल। इसको क्या कहा जाता है, कोलाइडी घोल। इसका मतलब ये हुआ अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय कोलाइडी घोल है, क्रिस्टलीय कोलाइडी घोल है। मतलब कोलाइड्स का जो घोल है वो एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जो कार्बनिक पदार्थ है वो कोलाइडी घोल के रूप में पाए जाते हैं, और इसके जो अणु है, जो घोल है वो क्रिस्टलीय है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य क्रिस्टलीय कोलाइडी प्रकार का क्या है, एक घोल है। ये प्रश्न पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य किस प्रकार का क्या है, घोल है। अगली बात, ये जो घोल है, ये जो कोलाइडी घोल है, ये कोलाइडी घोल दो प्रकार का होता है। ये कोलाइडी घोल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक, अब देखो दो प्रकार का कैसा, एक तो होता है सॉल के रूप में, ठीक, और एक होता है किसके रूप में, एक होता है जेल के रूप में। एक होता है सॉल के रूप में और एक होता है किसके रूप में, जेल के रूप में। अब इन दोनों में अंतर ये है, जेल आपको पता ही है, जेल का मतलब क्या होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है, जो क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा जो होता है वो गाढ़ी कोई चीज कब होती है, जब उसके मॉलिक्यूल्स पास हो, और क्रिस्टलीय टाइप का कब होता है, जब उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो। मतलब ये मान लें कि ये कोई घोल है, ये घोल है और ये भी क्या है, एक घोल है। अब इन दोनों में अगर देखें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पास होंगे। इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, पास होंगे। अब क्या होता है, जब ये घोल के अणु जीव द्रव्य के अंदर गति करते हैं तो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनके आपसी टकराव को कहा जाता है ब्राउनी गति। क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति। ठीक, इनके आपसी टकराव को क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति।
तो ये प्रश्न भी एक नया उभर कर आता है कि ब्राउनी गति किसमें संपादित होती है। तो जो ब्राउनी गति है वो ब्राउनी गति किसमें, जीव द्रव्य में क्या होती है, संपादित होती है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि जीव द्रव्य कैसा घोल है तो हम कहेंगे जीव द्रव्य एक प्रकार का क्रिस्टलीय कोलाइडी घोल है। अगर ये पूछा जाए कि जीव द्रव्य में कार्बनिक घोल कैसे पदार्थों से मिलकर बना होता है तो हम कहेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर ये बना होता है। अगर ये पूछा जाए कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है तो कहेंगे जल पाया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि जीव द्रव्य में जो क्या नाम से सॉरी जो ब्राउनी गति है, ये ब्राउनी गति कहाँ संपादित होती है कोशिका के अंदर, तो हम कहेंगे जीव द्रव्य में ये ब्राउनी गति संपादित होती है। और अगर ये पूछा जाए कि ब्राउनी गति क्या है तो ब्राउनी गति का मतलब है कि किसी भी घोल के अंदर, कोलाइडी क्रिस्टलीय घोल के अंदर जब ये गति करते हैं अणु तो आपस में जो टकराते हैं उसको कहा जाता है क्या, ब्राउनी गति। तो ये जो ब्राउनी गति है ये ब्राउनी गति संपादित होती है किसमें, जीव द्रव्य में। ठीक है, तो देखो जरा ये यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, अब आगे देखो। अब इस जीव द्रव्य के अंदर भी अगर ये पूछा जाए कि जीव द्रव्य के कार्बनिक पदार्थों में कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीव द्रव्य में, तो जीव द्रव्य में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ है वो है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से कार्बोहाइड्रेट ये क्या करती है, ईंधन के रूप में कोशिका क्या करती है, प्रयोग करती है। और ईंधन नहीं मिलेगा तो कोशिका काम नहीं कर पाएगी। मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट्स किसका, जीव द्रव्य का कार्बनिक पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तत्व है, पदार्थ है। ठीक है, क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो तो ये तो क्या हुई, ये तो बात हुई किसकी, संगठन की। हम ये कह सकते हैं कि ये तो क्या है, ये तो क्या है, जीव द्रव्य का एक संगठन है। ये तो क्या है, जीव द्रव्य का एक संगठन है। अब अगली बात, अगर हम ये देखें कि जीव द्रव्य होता कैसा है, तो मैंने कहा कैसा होता है, लसलसा होता है, चिपचिपा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है और क्या होता है, अर्धपारदर्शी होता है। और जीवन की सारी क्रियाएं जिसके अंदर होती हैं कोशिका के अंदर उसको कहा जाता है क्या, जीव द्रव्य। ठीक है, अब देखो जरा ये जो जीव द्रव्य है इस जीव द्रव्य से कुछ लोगों के नाम जुड़े हैं। ठीक है, जैसे एक नाम जुड़ा है कीटों का, एक नाम किसका जुड़ा है, कीटों का। ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति का नाम आता है कीटो। ये कीटो पहला व्यक्ति है जिसने, ये कीटो पहला व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम, जिसने क्या, सर्वप्रथम जीव द्रव्य को क्या किया था, देखा था। सर्वप्रथम जीव द्रव्य को देखा था किसने, कीटो ने। सर्वप्रथम जीव द्रव्य को देखा किसने, कीटो ने। दूसरा इससे एक नाम जुड़ता है डुजार्डिन। क्या नाम जुड़ता है, डुजार्डिन। ठीक है, तो देखो एक नाम जुड़ता है डुजार्डिन। ये जो डुजार्डिन है इस डुजार्डिन ने इसको एक नाम दिया था और वो नाम क्या दिया था, सालकुड। नाम क्या दिया था, सालकुड। अब यहां पर एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है मैक्स शाल। ठीक है, मैक्स शाल जो व्यक्ति है इस व्यक्ति ने सबसे पहले जीव द्रव्यवाद दिया था, जीव द्रव्यवाद दिया था। फिर इसके बाद एक व्यक्ति का नाम और आता है इसमें, उसका नाम है क्या, पुरकिंजे। उसका नाम क्या है, पुरकिंजे। उसका नाम क्या है, पुरकिंजे। और ये जो पुरकिंजे था इस पुरकिंजे ने इसको नाम दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म नाम दिया किसने, पुरकिंजे ने। और फिर से एक नाम और जुड़ता है, ठीक है, उसका नाम है क्या, हैक्सले। उसका नाम क्या है, हैक्सले। तो ये जो हैक्सले है इस हैक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का क्या बोला, आधार बोला, जीवन का आधार। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपसे कि ये नाम याद रखना है कि सर्वप्रथम देखा किसने, कीटो ने देखा। जॉन डुजार्डिन ने इसको क्या दिया, सारकोड नाम दिया। मैक्स साल्की ने इसको क्या दिया, जीव द्रव्यवाद दिया। पुरकिंजे ने इसको क्या, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और हैक्सले ने इसको क्या बोला, जीवन का आधार बोला। ठीक है, तो
ये है क्या, जीवित द्रव्य से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, आपसे यहाँ से जीवित द्रव्य से जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आएंगे। आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोशिका के अंदर जीवन की सभी घटनाएं किसमें होती हैं, जीवित द्रव्य की खोज किसने की, जीवित द्रव्य को सारकोड नाम किसने दिया, या फिर पूछा जा सकता है कि ब्राउनी गति कहाँ होती है, या पूछा जा सकता है जीवित द्रव्य किस प्रकार का घोल है, दोनों प्रकार का घोल है। तो इस तरीके के यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखो ये दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं किसका, कोशिका के अंगों का। अब ये जो जीव द्रव्य है, ये जो जीव द्रव्य है, या हम कहें कि ये कोशिका जो द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में ही, इस कोशिका द्रव्य में ही कुछ अंग और होते हैं। जैसे एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक अंग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एक अंग ये है। एक अंग होता है लाइसोसोम, एक अंग क्या होता है, लाइसोसोम एक अंग होता है। एक अंग होता है क्या, गोल्गी काय, एक अंग क्या होता है, गोल्गी काय। ठीक है, एक अंग क्या होता है, गोल्गी काय। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी काय है, एक क्या है, राइबोसोम, एक क्या है, राइबोसोम, एक क्या है, रिक्तिका, रिक्तिका भी क्या है, इसका भाग है। हालांकि ये जो पाई जाती है रिक्तिकाएं, वो कहाँ पाई जाती है, पादपों में, वो कहाँ पाई जाती है, पादपों में। ठीक है, तो पादप सेल में क्या होती है, रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, तो देखो रिक्तिका है इसमें, लाइसोसोम है इसमें, गोल्गी काय है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। ठीक है, और आगे देखो अंतःप्रदव्यीय जालिका, अंतःप्रदव्यीय जालिका है इसमें, अंतःप्रदव्यीय जालिका पाई जाती है इसमें, अंतःप्रदव्यीय क्या, जालिका पाई जाती है। ठीक है, तो देखो जरा, तो कहने का मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 और के जो भाग हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर मिलते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम कि अलग से, मतलब इसको समझने के लिए हम और भागों में बांट सकते हैं कोशिका, इसको कोशिका जीव द्रव्य को समझने के लिए कि कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए जो पदार्थ हैं उन्हीं में तो है क्या, उन्हीं में तो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इन्हीं के अंदर है क्या, लाइसोसोम, इसी के अंदर है क्या, गोल्गी काय, इसी के अंदर है क्या, राइबोसोम, इसी के अंदर है क्या, रिक्तिका, इसी के अंदर है क्या, अंतःप्रदव्यीय जालिका, और इसी के अंदर है क्या, तारक काय, इसी के अंदर क्या है, तारक काय। तारक काय भी क्या होता है, इसी के अंदर पाया जाता है, तारक काय। ठीक है, तो देखो जरा, ये सारे जो अंग हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखे लेते हैं एक बार कैसे। तो देखो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में है, ना कि केंद्रक द्रव्य में। और अगर हम केंद्रक द्रव्य की बात करें, केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, तो केंद्रक द्रव्य में एक तो क्या होता है, केंद्रक होता है, और दूसरा जो केंद्रक द्रव्य में होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिड्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो क्रोमेटिड्स इसमें देखने को मिलते हैं, और क्रोमेटिड्स के अंदर हमें जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे क्या, गुणसूत्र, वो क्या मिलेंगे, गुणसूत्र। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपसे सेपरेट ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका भाग है, और अगर ऐसा दिख रहा है हमें कि माइटोकोश, अगर वैसे तो ये सारे के सारे अंग किसके हैं, कोशिका के, वैसे तो सारे के सारे अंग कोशिका के हैं, लेकिन कोशिका के अंदर भी, कोशिका द्रव्य के अंदर है ये सारे अंग, और जो केंद्रक है, क्रोमेटिड्स है, गुणसूत्र है, ये काय के अंदर है, केंद्रक द्रव्य के अंदर। ठीक, तो देखो जरा, अब इसके अंदर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हम एक एक करके संरचना बनाए लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उस माइटोकॉन्ड्रिया देखो ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ ऐसी होती है, और इसमें इसको बोला जाता है कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखो ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अब एक होती है क्या, ये जो लिखा है क्या, अंतःप्रदव्यीय जालिका। अंतःप्रदव्यीय जालिका दो प्रकार की है, जब इसको आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, अभी चित्र में समझ रहे हैं हम कि अंतःप्रदव्यीय जालिका। तो देखो जो अंतःप्रदव्यीय जालिका होती है, तो एक तो होती है अंतःप्रदव्यीय वो जालिका जिस जालिका पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं, और ये जो अंतःप्रदव्यीय जालिका है जिस पर राइबोसोम्स होते हैं, वो उसको बोला जाता है खुरदुरी या फिर रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
उसको क्या बोला जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके पास पाई जाती है? तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक कला के क्या होते हैं? पास होती है। इसको क्या बोला जाता है? रफ EPR मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो डॉट से आप देख रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं क्या? इनको कहा जाता है क्या? राइबोसोम्स। इनको क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कहां पाई जाती है? केंद्रक कला के पास। एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसको कहा जाता है क्या? चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका, या कहा जाता है क्या? स्मूथ, या क्या कहा जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एक तो है क्या? स्मूथ, और एक है क्या? रफ। जो रफ है, इस रफ पर है क्या? राइबोसोम। और ये जो है ये क्या करती है? इसके ऊपर नहीं है क्या? राइबोसोम। ठीक है, तो देखो ये राइबोसोम इसके ऊपर, और इसको बोला जाता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो अपना हिस्सा है कोशिका का वो है क्या? वो है क्या? अपना राइबोसोम। तो देखो जरा, राइबोसोम डमरू के आकार के होते हैं, लगभग ऐसे क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं। तो इसको मैंने डमरू जैसा आकार दिया है, तो ये डमरू जैसे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। आगे चर्चा अपन करेंगे। तो ये भी एक क्या है? कोशिका का अंग है जिसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। अब एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम से भी प्रश्न पूछा जाता है। वो कैसा पूछा जाता है तो वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो लाइसोसोम है, और ये जो लाइसोसोम है ये व्हील जैसा होता है। कैसा? व्हील जैसा। ठीक है, तो इसमें पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि व्हील कॉर्ड कहां पाया जाता है, या व्हील जैसी संरचना किसमें पाई जाती है। तो ये व्हील जैसा मैंने बना दिया ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो ये क्या है? ये है आपका क्या? लाइसोसोम। ये है क्या? लाइसोसोम। तो देखो लाइसोसोम है। ठीक है, अब अगला है क्या? अगला है गोल्गी काय। तो देखो जो गोल्गी काय है मैं यहां बना देता हूं। गोल्गी काय, गोल्गी काय की संरचना भी कुछ ऐसी होती है। इसको क्या कहा जाता है? गोल्गी काय। तो देखो ये है गोल्गी काय। ये क्या है? गोल्गी काय है। ठीक है, तो देखो ये लाइसोसोम हो गया, गोल्गी काय हो गई, राइबोसोम, रिक्तिकाएं। जो रिक्तिकाएं होती हैं तो याद रखना है कि जो रिक्तिका क्या है ये चर्चा अपन आगे करेंगे। लेकिन रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका का मतलब खाली। मतलब ये क्या होती है? ये जीव द्रव्य के किसी एक ऐसे हिस्से में जहां पर जीव द्रव्य नहीं है, बस उसी को चारों तरफ से घेरे हुए एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को क्या कहा जाता है? टेम्पिनोप्लास्ट कहा जाता है। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है कि रिक्तिका की कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो रिक्तिका की जो कोशिका झिल्ली होती है उसको कहा जाता है टीनोप्लास्ट। और ये जो रिक्तिका है, ये रिक्तिका किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो देखो ये हमने सारी चीजें इसमें देख ली। ये है पूरी कोशिका। अब अंदर अगर जाएंगे तो हमें केंद्रक मिलेगा, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से बिखरे हुए हमें क्या मिलेंगे? क्रोमेटिड्स मिलेंगे। इसी में गुणसूत्र मिलेगा। और ये जो है इसको कहा जाता है क्या? केंद्रक कला। इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक कला। क्यों कहा जाता है केंद्रक कला? क्योंकि ये जो केंद्रक कला है ये केंद्रक के चारों तरफ पाई जाने वाली वो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन क्या करती है? इसको अलग करती है। किससे? किससे? कोशिका से। और अंदर को क्या करती है? हिफाजत प्रदान करती है। तो ये अपन ने आज जो समझा, आज अपन ने ये देखा कि ये जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य का संगठन क्या है, और जीव द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिका के अंग हैं वो जीव द्रव्य को दो भागों में बांट दिया है, एक कोशीय द्रव्य में और एक किसमें? केंद्रक द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए ये क्या नाम से कोशिका के अंग होते हैं, और केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले अंग ये होते हैं। इस तरीके का कोशिका का जीव द्रव्य का कोलाइडी क्रिस्टलीय क्या होता है? घोल होता है, और इसी में क्या होती है? ब्राउनी गति संपादित होती है। और अगर यहां से पूछा जाए तो ये क्या होता है? कीटोन का नाम आता है, डेगार्डिन का नाम आता है, मैक्साल्की का नाम आता है, पुरकिंजे का नाम आता है, और हेक्सले का नाम आता है। ठीक। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ रही है, वो ये कि देखो कोई भी अगर कोशिका है, मान लो ये कोई ऊतक है, अगर ये ऊतक है तो मैंने कल भी बताया था कि कोई भी कोशिका दूर दूर नहीं होती। मान लो ये कोशिका इसके पास है, ये कोशिका क्या है? इसके पास है। अब क्या होगा? यहां से यहां इस तरीके की एक क्या होगी? संरचना होगी। इस तरीके की क्या होगी? एक संरचना होगी। और ये जो संरचना होगी देखो यहाँ पर, ये जो संरचना है ये यहाँ पर जुड़ी है, यहाँ यहाँ
यहाँ। अब किसको बोला जाता है, क्या इसको बोला जाता है, ये देखो ये सारी क्या है संरचना है यहाँ पर, प्लाज्मोडेस्माटा। इसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, तो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। तो प्लाज्मोडेस्माटा आपको समझ आ रहा होगा, दो कोशिकाओं के बीच इनमें देखो कोशिकाओं में क्या है, ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में आपस में पदार्थों के आदान प्रदान करने के लिए जो संबंध स्थापित करते हैं उसे कहा जाता है क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये उच्च पादपों में पाया जाता है क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन के लिए दो कोशिकाओं में जो ज्वाइंट पाया जाता है उस ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आज का टॉपिक कंप्लीट है। फिर से कहूंगा कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, एक बार में नहीं बता पाने की मजबूरी आपकी होशियारी है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल इन सारी चीजों को खत्म अपन कर दें अगले वीडियो में। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप हर वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको हर एक चीज क्या होगी समझ में आएगी, क्लियर होगी, ठीक है।